हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछे गए हैं। ठीक है, और सभी टाइप इसमें कवर करने वाला हूं, जैसे टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, क्योंकि पिछले वीडियो तक हमने टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बाकी के टाइप क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं टाइप 5 से। क्वेश्चन नंबर 1, चलो एक कलर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया और उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो कुल राजस्व में कितनी की कमी या फिर वृद्धि हुई है, वही हमें बताना है। तो दोस्तों, मैंने पहले टाइप के क्वेश्चंस में बता रखे हैं कि 10% जब घटाए, जब भी परसेंटेज में घटाने की बात कही जाए और बढ़ाने की बात कही जाए तो आप 100% में इसको काउंट करोगे। ठीक है, तो जैसे कि एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया जाता है। 10% घटाने का मतलब है, आप 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10/100। ठीक है, 10/100 हो गया, इसको काट लो तो ये हो गया 1/10। ठीक है, 1/10 ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, 10% घटाया जाता है। घटाने का मतलब है कि 10 की कोई चीज़ रही होगी और ऊपर में 1 को माइनस कर दो। ठीक है, 1 को माइनस करके 9 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 10 की कोई चीज़ रही होगी और 1 माइनस करके 9 हो गई होगी। ठीक है, जो पत्रिका का मूल्य है वो 10% घट गया, मतलब 10 की चीज़ 9 हो गई। उसके बाद उसकी बिक्री में क्या होता है, 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि मतलब इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30%, 30/100 कर लो। 30/100 मतलब ये जीरो गया, ये जुड़ गया, यानी नीचे कोई 10 की चीज़ रही है, ऊपर में 3 बच गया, 3 जोड़ के वृद्धि हुई तो 3 जोड़ लेंगे। अगर घटित होती, अगर कमी होती तो 3 घटा लेते ना। तो इसमें से फिर 10 की चीज़ 3 हो गई होगी। ठीक है, बढ़कर, तो 10 की चीज़ 3 बढ़कर हो गई, तो 10 + 3 = 13 हो गई है। ठीक है, ये रहा 13। अब ये रहा मेरा एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में मेरा बन गया। अब आगे देखो, आगे इसको क्या करना होता है, आगे इसको बाएं से इसको मल्टीप्लाई करो 10 को 10 से, और इधर इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100। उसके बाद 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 9 में 117। 117 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब ओवरऑल जो मेरा है, 100 की चीज़ रही है, 117 हो गई है। क्या हुआ है, 100 की चीज़ रही है और 117 हो गई है, तो क्या बढ़ रही है कि घट रही है? आप देखोगे 100 से 117 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, तो आप देखोगे 17% की बढ़ रही है। कितने में, 100 में। 100 में बढ़ रही है, परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने पे देखो 100 कट जाएगा, ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, यानी टोटल जो मेरा रह गया 17% जो है, वो 17% की वृद्धि हुई है। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, और ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सवाल कह रहा था कि जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया जाता है और उसकी बिक्री में 30% बढ़ाया जाता है, तो देखो 10% घटाने का मतलब है 10 की कोई चीज़ है और वो 9 हो गई होगी। ठीक है, 10 की चीज़ की कोई चीज़ है और उसको घटाकर 1 घटाकर उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ है, 1 घटाकर 9 हो गई होगी। उसके बाद 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी, 3 जोड़ दो, वृद्धि होगी मतलब बढ़ गई है, तो 10 की कोई चीज़ है, 3 बढ़कर 13 हो गई होगी। तो लिख लो यहाँ पे 10 की कोई चीज़ है, 3 बढ़कर 13 हो गई होगी। उसके बाद ओवरऑल जो मेरा है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है 100, और 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 117। अब ओवरऑल पूरा देखो कि 100 की कोई चीज़ है और 117 बन गई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 17% की। नीचे कितने में, 100 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। तो 100 से गुना करने पे 100 काट लो, ये बन गया 17%, और 17% की ही वृद्धि हुई है। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे, और ये रहा ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं, टाइप 5 वाले। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है, कहता है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी कर दी गई है। ठीक है, चीनी की कीमत में 10% की कमी की गई है, तो उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर
18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, तो देखो 10% की कमी कर दी गई है, मतलब क्या कि 10% यानी कोई चीज़ 100 रही होगी और 10% की कमी हो गई है, मतलब 100 में से 10 घटा दो 90 हो गई होगी। ठीक है, 100 में से 10 घटा दो 90 हो गई। अब जो जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो ये देखो ये जीरो काट लो, ये जीरो काट लो, यानी 10 की कोई चीज़ है 9 रही होगी। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग निकाल सकते थे। 10% का होता है 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब 10 की कोई चीज़ रहे, एक माइनस करके 9 हो गई होगी। ठीक है, वही मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी, जो पहले थी 10 कम करने के बाद 9 हो गई, जो 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी, यानी 9 जो है 9 की यूनिट की वैल्यू जो है 18 क्विंटल है। ठीक है, अब 9 की वैल्यू अगर 18 है तो ये कितने गुना है, ये 2 गुना है, तो बिल्कुल 10 को भी 2 गुना कर दो जो पहले थी, तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 क्विंटल, और 20 क्विंटल जो उचित दाम में खरीदने के लिए पर्याप्त थी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में 20 क्विंटल जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे मैंने निकाला है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे, और ये टाइप वाले पूछे जाते हैं परसेंटेज में। क्या आता है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी कर दी गई है, तो 10% की कमी कर देने का मतलब है कि 10 की कोई चीज़ रही होगी, एक घटाकर 9 हो गई होगी। ठीक है, हमने लिख लिया 10 की चीज़ है 9 हो गई। ठीक है, उसके बाद उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है, जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी, यानी जो 9 हो गई हुई है उसके लिए 18 हम लोग क्विंटल चीनी खरीद सकते हैं। तो ऊपर में जो ऊंचे दाम पर खरीदते हैं 10 की, उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 9 को वैल्यू 18 है तो कितने गुना है, 2 गुना है, तो 10 को भी 2 से गुना कर लो, ये हो जाएगा 20, और 20 क्विंटल चीनी हम लोग खरीद सकते हैं, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब 3 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन जो है वो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, ये रहा मूल्य और खपत वाले सवाल हैं ये। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले मूल्य लिख लेते हैं। 25% की कमी हो जाती है, तो मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो हम लोग लिख लेंगे मूल्य। ठीक है, चलो मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25/100 करो। 25/100 मतलब 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 4 की कोई चीज़ रही है, ऊपर में एक कम करके 3 हो गई होगी, यानी 4 की कोई चीज़ है, एक कम करके 3 हो गई होगी। ठीक है, यहाँ तक सही है, 3 अच्छे से लिखना है, ये रहा 3। उसके बाद आगे देखो, इसके खपत में देखो, खपत में क्या होता है, खपत इसका उल्टा होता है, मूल्य मतलब खपत, मूल्य का उल्टा खपत होता है, बस इतना आपको इस सवाल में याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, मूल्य और खपत वाले क्वेश्चंस में याद रखना है कि मूल्य का उल्टा खपत होता है, यानी 4 से 3 हो गई हुई, तो अब देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 कर दो, बस खपत में ये इतना ही करना है। खपत में जो ऊपर 4 से 3 हो गई, 25% की कमी हो गई, मतलब 4 से 3 हो गई, तो खपत में क्या करेंगे, उल्टा कर लो, 3 से 4 कर लेना है। ठीक है, 3 से 4 कर देने के बाद अब आगे क्वेश्चंस में पढ़ो कि जॉन जो है वो 600 रुपये में क्या करता है, 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 से 4 हो गए, कितना अधिक खरीद पा रहा है, वो एक खरीद पा रहा है। ठीक है, यानी एक की वैल्यू दी गई है 5 किलो। ठीक है, क्योंकि सवाल में बोल रहा है 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 3 से 4 हो गया, कितना अधिक है, एक अधिक है, यानी एक अधिक है, और सवाल में बोल रहा है 5 किलो अधिक है, तो एक की वैल्यू दी गई है 5, तो बिल्कुल हमें सभी का वैल्यू निकालना है। 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, और इधर 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना बन जाता है, 5 दिए 15। ठीक है, यहाँ पे हो गया 15 किलो, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा, ये रहा 20 किलो। अब ये रहा बढ़ी मूल्य और ये घटी मूल्य, देखिए 20 किलो खरीद पा रहा है और ये 15 किलो खरीद पा रहा है। ठीक है, अब आगे हमें निकालना है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था, मूल मूल्य क्या था, मूल्य मतलब लगा हुआ मूल्य, तो क्या था, ये पहला वाला मूल्य था 15, यानी 600 रुपये में अब वो 600 रुपये देता है, और 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो ये देखो 15 किलो, अभी 15 किलो के हिसाब से रुपए मुझे निकालने थे, तो 15 से डिवाइड कर लो, ये कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, और ये 40 बार में चल जाएगा, यानी 40 रुपये पर किलो गेहूं की कीमत होगी, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 40 रुपये, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 रुपये, 40 रुपये पर किलो है। ठीक है, देखो
प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन जो है वह 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा था। तो यानी मूल्य इसका निकाल लेंगे कि 25% की कमी कितनी, तो देखो 25% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4, यानी 4 की कोई चीज़ है और एक कमी करके 3 में बेच दी होगी। ठीक है, तो मूल्य देखो, मूल्य में 4 से 3 हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी खपत करनी है। खपत में वृद्धि कितनी होती है, तो देखो जस्ट इसका उल्टा होता है। तो मूल्य जैसे दिया तो हम लोग खपत निकाल लेंगे। तो खपत इसका उल्टा होता है, 3 से 4 कर दिए। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 5 किलो ये अधिक खरीद पा रहा है 600 रुपये में, लेकिन मेरे हिसाब से तो 3 से 4 हो गई, कितना अधिक है, एक अधिक है। लेकिन सवाल में बोल रहा है 5 किलो अधिक खरीद रहा है। ठीक है, यानी एक की वैल्यू हो गई 5, तो हम निकाल लेंगे 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू हो गई 5 15, और 4 की वैल्यू हो गई 4 5 20। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि प्रति किलो गेहूं का मूल मूल्य क्या था। तो मूल मूल्य देखो, पहले तो हमने पूरा 600 रुपये लगा दिया, तो 600 रुपये का डिवाइड करेंगे किसके साथ, 15 के साथ। तो हमारा निकल जाएगा 15 किलो गेहूँ और 600 रुपये में खरीदते हैं, तो ये निकल गया 40 रुपये में। पर किलो गेहूँ जो कीमत होगी वो 40 रुपये होगी प्रति किलो गेहूँ, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये रहा NTPC में पूछा गया सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी होती है। फिर से देखो, ठीक है, 20% की कमी होती है। गृहिणी में 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक खरीद पाती है। चलो फिर से मूल्य और खपत वाले सवाल हैं ये, याद रखिएगा। 20% कमी यानी 20% के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, तो 20/100 कर लो। ठीक है, यहाँ पे नहीं करते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, 20/100 कितना होता है, 20 से कम 20, और ये 1/5। ठीक है, 1/5 निकल गया है 20% की वैल्यू। कमी होती है, कमी का मतलब होता है कि मूल्य यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हो गया मूल्य। मूल्य मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी यहाँ पे, और 1 माइनस करके 4 हो गई, क्योंकि कमी होती है। तो 5 से चीज़ हो गई हुई 4। ठीक है, तो हम इसको खपत करेंगे। खपत, मूल्य जहाँ है तो खपत निकालो, तो खपत निकाले तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने का मतलब है 4 से 5 कर दो। ठीक है, 4 से 5 हो गई होगी। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 4 किलो जो 4 केजी जो है वो अधिक प्राप्त कर पाती है। ठीक है, गेहूं जो है वो 4 किलो अधिक खरीदती है। तो यहाँ पे देखो 4 से 5 हो गई, कितने अधिक है, एक अधिक है। लेकिन सवाल में बोल रहा है 4 किलो अधिक है, तो 4 से 1 की वैल्यू 4 हो गई होगी। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 की वैल्यू निकाल लो, तो 4 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 की वैल्यू भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 चौके 16 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगी। ठीक है, 5 चौके 20 हो गई। तो हमें निकालनी है प्रति किलो घटी हुई कीमत। देखो ये बढ़ी हुई कीमत है और ये घटी हुई कीमत है। ठीक है, बढ़ी हुई कीमत में हम सिर्फ 16 किलो ही खरीद सकते हैं, और घटी हुई कीमत में सिर्फ 20 किलो खरीद सकते हैं। ठीक है, घटी हुई कीमत अगर कम पैसा रहेगा, अगर घटी कीमत रहेगी तो हम लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो हम लोग 20 किलो खरीद सकते हैं घटी हुई कीमत में। लेकिन बढ़ी हुई कीमत में सिर्फ 16 किलो ही खरीद सकते हैं। तो हमें निकालना है सिर्फ घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत में देखो 20 किलो अगर खरीद सकते हैं तो घटी हुई कीमत मेरी कितनी हो जाएगी, तो घटी हुई कीमत जो है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 600 कितना 1200 रुपये है। ठीक है, तो 1200 रुपये है उसको लिख लो, और उसको डिवाइड करना है किसके साथ, 20 किलो हम खरीद सकते हैं। 20 किलो खरीद सकते हैं, तो देखो इसको डिवाइड करो, ये रहा 0 और ये 0 काट लो, ये चल गया 2 छक्के 12 और 2 0, तो 60 रुपये। 60 रुपये में हम लोग खरीद सकते हैं। ये हुआ घटी हुई कीमत। ठीक है, घटी हुई कीमत 60 रुपये। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 रुपये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा है, NTPC में पूछा गया सवाल है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सवाल में कह रहा था कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी की जाती है, जिसमें गृहिणी एक हाउसवाइफ है जो 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकलती है 1/5, यानी इसके मूल्य में कमी हो जाती है, मतलब 1/5 यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी, एक माइनस करके 4 हो जाती है। तो यहाँ पे लिख लिया 5 में 4 हो गई। लेकिन हम लोग खपत करेंगे। ठीक है, मूल्य जहाँ निकला हम लोग खपत निकालेंगे ज़रूर। तो खपत इसका उल्टा होता है, 4
4 से 5 हो गई, लेकिन यहाँ पे देखो 1200 रुपये में वो 4 kg अधिक खरीदती है। तो यहाँ पे देखो 4 से 5 हो गई, कितनी अधिक हो गई, 1 अधिक हो गई, लेकिन यहाँ पे 4 अधिक होती है। ठीक है, 4 किलो अधिक खरीदती है, यानी 1 की वैल्यू हो गई 4 किलो। तो हम निकाल लेंगे पूरी की पूरी 4 किलो की, और ये 5 के यूनिट के, तो 4 किलो ये 16 kg खरीदती है, और 5 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 20 किलो खरीदती है। तो हमें निकालनी घटी हुई कीमत। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खरीदेंगे तो घटी हुई कीमत से ना ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये हुआ बढ़ी हुई कीमत और ये रहा घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत देखो 1200 रुपये में खरीदती है, तो घटी हुई कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 रुपये पूरा देता है और कितना किलो, 20 किलो, तो 1 किलो के दाम निकालेंगे। तो 1 किलो दाम निकालने के लिए 0 0 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करने पे 0 0 कट जाएगा, और 120 को 2 से डिवाइड करो तो निकल जाएगा 60, यानी 60 रुपये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन सी है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था, जे रेलवे में पूछे जाते हैं। टाइप 5 वाले क्वेश्चन ये चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे, अब अगले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है कि कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार जो है वो 50 रुपये में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है। थोड़ा सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कहता है कि 20% कमी के बाद, 20% कमी के बाद सबसे पहले 20% के फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप देखोगे 20/100। ठीक है, ये 20 एक बार में जाएगा और ये 20 5 बार में जाएगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी कमी के बाद, ये ऊपर में 1 कमी के बाद 4 हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग मूल्य और खपत निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मूल्य निकालो, तो लिख लो मूल्य। ठीक है, मूल्य कैसे निकलेगा, 5 की कोई चीज़ है, ऊपर में 1 माइनस करके 4 ही हो गई। ठीक है, अब देखो हम लोग खपत निकालेंगे, तो खपत लिख लो। खपत क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, यानी 5 से 4 होगी तो 4 से 5 कर लो। ठीक है, 4 से 5 हम लोग कर लिए हैं। अब इसमें से कह रहा है कि एक खरीदार जो है वो 50 रुपये में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है। 50 रुपये में 1 दर्जन से अधिक खरीदता है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 दर्जन नहीं, यहाँ पे 4 से 5 हो गई, कितना, 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 दर्जन, तो 1 की वैल्यू 1 निकल गई। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 को भी 1 से गुना करो, और यहाँ 5 को भी 1 से गुना करो, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 एकम 4, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगी ये 5। ठीक है, अब जब 5 हो गई है तो अब आगे सवाल में पढ़ो कि प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है। तो देखो ये रहा बढ़ी हुई कीमत और ये रहा घटी हुई कीमत। ठीक है, तो घटी हुई कीमत कैसे निकालेंगे, तो 50 रुपये मैंने दिए। ठीक है, और घटी हुई कीमत ये 5 है, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा, यानी 10 रुपये पर दर्जन हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपये पर दर्जन, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में, देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 10 रुपये पर दर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, जो रेलवे में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप 5 वाले ये सवाल हैं। ओके, और अभी टाइप 5 वाले ही चल रहे हैं, मैं जहाँ भी टाइप चेंज होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ऐसा सवाल। 20% की कमी के बाद एक खरीदार जो है वो 50 रुपये में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है। तो सबसे पहले 20% की कमी को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लेंगे। 20/100 होता है, यानी 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ रही थी है और 1 माइनस करके 4 हो गई। ठीक है, मूल्य निकाल लेंगे, 5 की कोई चीज़ है, 4 हो गई होगी। उसके बाद इसका खपत करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा होता है, 5 से 4 हो गई, तो 4 से 5 कर दो। ठीक है, 4 से 5 कर दिए। अब इसमें बोल रहा है कि 50 रुपये हम 1 दर्जन अधिक खरीदते हैं, तो यहाँ पे 4 से 5 हो गई, कितना यूनिट है, 1 यूनिट अधिक होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1 दर्जन अधिक है, तो यानी 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमें 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 को भी 1 से गुना करो, 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 को भी 1 गुना करो, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगी। ठीक है, अब 5 हो गई। अब आगे सवाल में पढ़ो कि 50 रुपये में वो 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो हमें उसकी घटी हुई कीमत निकालनी है। तो ये रहा बढ़ी हुई कीमत और ये रहा घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत कैसे निकालेंगे, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये रहा घटी हुई कीमत 10 रुपये पर दर्जन, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। देखो ये आय, खर्चा और बचत वाले सवाल हैं। ठीक है, विकास अपने आय का 80% खर्चा करता है और उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में और 15% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आय, खर्चा और बचत वाले सवाल हैं। तो सबसे पहले तीनों को अलग अलग डिवाइड करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो आय, यहाँ मैंने लिख लिया आय,
उसके बाद बीच में खर्चा लिख लो, ये रहा खर्चा। उसके बाद लिख लो बचत साइड में, ये रहा आय और खर्चा और बचत। देखो अगर वो 80% खर्चा करता है, ठीक है, विकास जो है वो 80% खर्चा करता है, तो खर्चा में लिख लो 80%, ठीक है। 80% खर्चा करता है तो कमाता कितना होगा, पूरा मान लो 100%। 100% में 80% खर्चा करता है, इसका मतलब बचाता कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ लिख लो 20%। देखो अब क्वेश्चन पे बैठ गया पूरा। 100% कमाता है, 80% सवाल में क्या रहा था, खर्चा करता है, तो बचाता कितना होगा, 20% बचाता होगा। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। उसका वेतन जो है वो 100% कमाता था, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कितने, 25/100 कर लो, ठीक है। अब इसको काट लो, ये जीरो काट लो, ये जीरो काट लो, ये जीरो काट लो, ये जीरो, यानी 25 की वृद्धि होती है, यानी कितने, 25 रुपये ज़्यादा कमाता है, ठीक है। अब वो 25 रुपये ज़्यादा कमाने लगा है, तो खर्चा में अब उसका खर्चा देखो 80% खर्चा कर रहा था, अब उसमें 15% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब 80% में 15% वो ज़्यादा खर्चा करने लगा है, तो 15% को निकाल लो, 15/100 कर लो, ठीक है। ये जीरो काट लो, ये जीरो काट लो, 5×3=15 हो जाएगा, 5×2=10 होगा, और ये 2 को काट लो 4 बार में, 2×4=8, यानी 4×3=12, यानी 12 रुपये जो है वो ज़्यादा अधिक खर्चा करने लगा है, ठीक है। ज़्यादा अधिक खर्चा करने लगा, 25 रुपये ज़्यादा कमाने लगा, जिसमें से 12 रुपये ज़्यादा खर्च करने लगा, तो बचत कितना करने लगा होगा। देखो तो यहाँ पे एक सवाल देखो, यहाँ पे 25 रुपये ज़्यादा कमाने लगा, ठीक है, और उसमें से 12 रुपये ज़्यादा खर्चा करने लगा। तो 25 रुपये ज़्यादा कमाने लगा, 12 रुपये खर्चा करने लगा, तो बचा रहा कितना ना, तो हो सकता है कि 25 में से 12 को माइनस कर लो इन दोनों को, तो 13 रुपये वो ज़्यादा बचाने लगा होगा, ठीक है। अब 13 रुपये ज़्यादा बचाने लगा हुआ, तो इसी को हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। तो पहले हम लोग 20 बचाते थे, ठीक है, 20% जो है वो पहले हम लोग बचाते थे, अभी बचा रहे 13%। तो कितना का अभी 13 बचा रहे, कितने में, 20% में बचा रहे, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। अब इसको काट लो, ये 20 को काट लो, ये 100, 5 बार में जाएगा, 20×5=100, और 13 को गुना करो 5 से, तो हो जाएगा ये 65%, ठीक है। यानी अब जो है वो 65% बचाने लगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो हमें पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले 20 कमाती थी, पहले 20 कमाता था विकास, अब 13 कमाने लगा, यानी अब 13 बचाने लगा, यानी कितना परसेंटेज वो अपना बचाने लगा है, तो यानी 65% वो ज़्यादा बचाने लगा है, ठीक है। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था, सिंपल सा सवाल था। आय, खर्चा और बचत वाले सवाल में से पूछे जाते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे विकास जो है वो अपना वेतन का 80% खर्चा करता है, तो देखो अगर 80% वो यहाँ पे खर्चा करता है, तो कमाता कितना होगा, 100%। 100% अगर कमाता है और 80% खर्चा करता है, तो वो बचाता कितना होगा, 20%। बस इतना तो समझ जाओ, इतना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखो, आगे कहता है उसके वेतन में 25% की बढ़ोतरी की जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी 100 कमा रहा था, 25% ज़्यादा कमाने लगा, यानी 25 रुपये अब ज़्यादा कमाने लगा, क्योंकि 25% हम लोग निकाल लिए, तो 25 रुपये ज़्यादा कमाने लगा। अब उसके खर्चे में 15% की वृद्धि हो जाती है। खर्चा जो 80% था, अब 15% ज़्यादा खर्चा करने लगा। इसका मतलब वो 12 रुपये अब ज़्यादा खर्चा करने लगे हैं। अब देखो 25 रुपये ज़्यादा कमाने लगा, 12 रुपये ज़्यादा खर्चा करने लगा, तो दोनों में अंतर कितना, 13, यानी 13 रुपये अब बचाने लगा होगा, ठीक है। 25 और 12 में माइनस करेंगे तो 13 रुपये और ज़्यादा बचाने लगा। लेकिन देखो पहले तो 20% ज़्यादा बचाता था, अब 13% बचाने लगा, तो परसेंटेज निकालनी है। तो 13 बचाने लगा कितने में, 20 में, तो 20 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। बिल्कुल काटापीटी करने पे निकल गया मेरा 65%, यानी 65% अब वो बचाने लगा है पहले से, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, टाइप 5 वाले में आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद टाइप को चेंज करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है, कहता है कि पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, ठीक है, 52% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले खर्चे में केवल 14% की वृद्धि हो। सिंपल सा सवाल है, आप इसको देखो, सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई देखो, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। 52% की वृद्धि होती है मतलब देखो कोई चीज़ 100 की रही होगी, ठीक है, यहाँ लिख ले 100, 52% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे लिख लो 52, मतलब 52 जोड़ लो, 152, ठीक है। 100 में से 52% की वृद्धि होती है, तो 152, ये रहा मेरा क्या, ये रहा मेरा मूल्य, ठीक है।
ये रहा मेरा मूल्य, लिख लेते हैं। उसके बाद इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले खर्चे में केवल 14% की वृद्धि हो। सिर्फ 14% की, कितनी कमी की? सिर्फ 14% की वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 100 में से 14% की वृद्धि, वृद्धि मतलब कितना कि 14 में 100 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 114। ठीक है, 114%। और ये रहा मेरा खर्चा। ठीक है, ये रहा मेरा, कितना खर्चा कम करना चाहिए क्या कि प्रॉफिट मेरा 114% होना चाहिए। तो आप देखो इन दोनों में अंतर कितना है। इन दोनों में अंतर देखो, 152 में 114 को माइनस करो तो ये कितना बन जाएगा? 12 में 4 जगह ये बन जाएगा 8, उसके बाद 14 में 11 जगह ये बन जाएगा 3। ठीक है, 38 का अंतर है, 38 की कमी करनी है। ठीक है, 38 की कमी कर रही है कितने में? 152 में। तो 152 नीचे लिख लो। और उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, 100 से गुना करो। और 38 को 152 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? यूनिट डिजिट देखो, ऊपर में 8 है, नीचे 2 है, तो ये मुझे लगता है 8 का पहाड़ा में लास्ट में कितना पहाड़ा में 2 आता है? 8 चौके 32 2 आता है, यानी 4 बार में, यानी 38 जो है वो 4 बार में चल जाएगा। 152 और 4 को काट लो, ये 100, 25 बार में चल जाएगा। ठीक है, यानी 25% जो है वो इसकी कमी करनी होगी, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसकी खपत में। कहाँ पे है? आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर जो है 52% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो टोटल मान लो कि पेट्रोल 100% रही होगी, 52% की वृद्धि होने के मतलब है 52 जोड़ दो 100 में, 152% की वृद्धि हो जाती है उसके मूल्य में। ठीक है, अब इसके खपत में कितने प्रतिशत की हम लोग कमी करेंगे कि 114% का लाभ हो? तो 114% का लाभ अभी भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना का अंतर है इसमें? 38 का अंतर है, यानी 38 की खपत करनी होगी। कितने में? 152 में। 52 नीचे लिख लो, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना करना होता है। काटा पीटी करो, 38 को 4 बार में डिवाइड करो, 152 कट जाएगा। 4 को 100 से डिवाइड करो, ये 25 बार में कट जाएगा, और 25% की कमी करनी होगी, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलो अब अपने टाइप को चेंज करते हैं। टाइप 5 वाले यहाँ तक हो गए, अब आगे बढ़ते हैं टाइप 6 वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जो टाइप 6 में देखो परसेंटेज में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में। ठीक है, तो ये रहा टाइप 6 वाले सवाल। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं टाइप 6 वाले में। क्या था कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, देखो एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए हैं, परंतु अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। और दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में, वही परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करता है, और यह अंक अर्हता से 10 अधिक था। ठीक है, 10 अधिक था, तो परीक्षा में कुल अंक निकालने हैं। तो देखो, तो मुझे परीक्षा में कुल अंक मुझे नहीं पता है, तो हम उसको मान लेंगे x। ठीक है, जो टोटल परीक्षा है उसमें से x मान लेंगे कि ये मेरा x परीक्षा x अंक रहा होगा, जिसमें से 65 अंक एक लड़का प्राप्त करता है। ठीक है, 65 अंक, 65%, तो x का नहीं, टोटल मार्क्स x रह गया, और उसका 65% निकाल लो। तो यहाँ पे 65% हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, 65% अंक प्राप्त करता है, और जो अर्हता के अंकों से 20 अंक कम थे। 20 अंक अगर कम थे तो 20 जोड़ दो, बराबर करने के लिए 20 जोड़ दो। ठीक है, तो हम लोग ने 20 जोड़ दिया। अब बराबर करो। अब दूसरा जो लड़का है उसके बारे में लिखो। दूसरा छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं। वही टोटल मार्क्स जो था हमारा x, उसमें से 80% ये मार्क्स लाता है। तो 80/100 करो, 80/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 80% वो अंक लाता है। जो ये अंक क्या है? अर्हता से 10 अधिक है। 10 अधिक है मतलब इसको बराबर करने के लिए क्या करो? 10 माइनस कर दो। 10 अधिक है तो 10 घटा दो। इसमें कम था इसलिए बेसिक कर दिए, और इसमें ज़्यादा था इसलिए घटा दिए। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करो, देखो कैसे करेगा। ये 65x और 65x ये दोनों का कॉमन है, तो इन लोग को एक साथ कर लो। ठीक है, 65x इन लोग को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 65x, ये रहा 65x, उसके बाद बटे 100 करो, और इसको माइनस करना है कितना? 80x। x को एक साथ लिख लो, 80x, और बराबर करो। और ये 10 और 20 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस है इधर, बराबर के इधर प्लस होता है, तो 20 और 10 ये हो जाएगा 30। ओके, ये बन गया 30। अब आगे इसको सॉल्व करो। कॉमन लेने पर ये कितना बन जाएगा? 65x माइनस 80x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 15x। ठीक है,
15x हो जाएगा, ये 15x/100, 15x/100 और इधर माइनस, उधर इधर माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा यहीं पे, तो इसलिए माइनस माइनस हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, 15x और ये बराबर हो गया 30, 15x = 30। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x निकालो, तो x इधर से कैसे निकलेगा, x बराबर लिख लो, जो 30 है उसको 30 लिखो, नीचे जो 100 है उसको ऊपर ले आओ, ऊपर आ गया। अब जो 15 है उसको नीचे ले आओ, 15 नीचे आ गया। अब 15 को काट लो, ये 30 कितना बार में जाएगा, 2 बार में, यानी टोटल मार्क्स जो मेरा रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2 को 100 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 200, यानी 200 है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 200, टोटल मार्क परीक्षा का कुल अंक कितना निकला, 200, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत, टाइप 6 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं, कि परीक्षा में इतने अंक लाए हैं, इतने अंक ये लाया है, कितना अंक कम है, बस ऐसे ही क्वेश्चन टाइप 6 में पूछे जाते हैं परसेंटेज में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक छात्र है जो किसी परीक्षा में 65 अंक प्राप्त करता है, जो अर्हता अंकों से 20 अंक कम होता है। फिर दूसरा छात्र जो होता है वो 80% अंक प्राप्त करता है, जो अर्हता के अंकों से 10 अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे कि टोटल अंक जो मेरा है वो x है, तो x टोटल अंकों में 65 अंक प्राप्त करता है, 65/100 करेंगे, और 20 अंक कम है तो 20 जोड़ दो बराबर करने के लिए, 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद बराबर करो, दूसरा छात्र का लिखो। दूसरा छात्र टोटल अंकों में से x में से 80% लाता है, x/100 करेंगे, और जो अर्हता 10 अधिक है तो इसको बराबर करने के लिए 10 कम कर दो, तो 10 कम कर दिया। अब इसको काटा पीटी करो, जो x है उसको एक साथ ले आओ, तो 65x100 माइनस 80x100 एक बराबर आ गया, और 20 और 10 ये जो माइनस में बराबर के दाएं बाएं, तो उसको एक साथ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 20 10 30 हो गया। अब इन लोगों को काटा पीटी करेंगे तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 200, और 200 जो है वो यही मेरा टोटल मार्क्स हो जाएगा, कुल अंक, और यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी टाइप 6 वाले हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि बीमल ने किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, बीमल जो है वो किसी अंक में 46 अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखो वो लाता कितना है, 46%, और उसको लाना है 52%, तो वो 8 अंक ज़्यादा ले आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 46% और 52% दोनों में अंतर करो। ठीक है, 46% ये रहा, और माइनस करो 52%, माइनस करेंगे 52% से, और बराबर करो 46% में 52%, इन दोनों का अंतर जो है वो इन दोनों का अंतर है, 10 अंक अधिक फेल हो जाता है, अगर 10 अंक लाता तो और ज़्यादा पास हो जाता है, और न्यूनतम योग्यता से 10 अधिक ले आता है, तो 10 अधिक ले आता है, यानी इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10 + 8 18, मतलब 46% और 52%, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 6%। ठीक है, और 6% का अंतर है, इधर 10 अंक से फेल हो जाता है, यानी 10 अंक इधर ले आओ, और 8 अंक अधिक लाता है, यानी 10 इधर, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6% की वैल्यू 18 दी गई है। मतलब देखो मैं फिर से समझा देता हूँ कि 46% अंक लाता है, अगर वो 52% अंक लाता तो ये न्यूनतम योग्यता अंक से, यानी पासिंग मार्क्स से 8 अंक ज़्यादा ले आता। ठीक है, और ये 46% लाता है, यानी 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 10 और 8 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 हो जाएगा, और 46 और 15 52% के बीच का अंतर जो 6% है, यानी 6% लाता यानी 18 नंबर लाता। बस इतना आपको याद रखना है कि अगर वो 6% लाता तो उसका 18 नंबर बढ़ जाता, 6% लाता तो 18 नंबर बढ़ जाता, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 40% लाया है, 52% लाना था, तो ये इन दोनों का अंतर है 6%, यानी 6% लाता तो कितना अंक लाता है, 18 नंबर ले आता। तो हम निकालेंगे 1% के वैल्यू। ठीक है, 1% के वैल्यू निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 18 को डिवाइड करो 6 के साथ, और हमें निकालना है पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा 100% निकालेंगे, ये तो टोटल मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 1% के वैल्यू, और हमें निकालना है पूरा टोटल मार्क्स, तो 100 से गुना कर दो और इसको काट लो, 6 3 18 हो जाएगा, तो यानी 3 को 100 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 300, यानी टोटल मार्क्स जो मेरा रहा होगा वो 300 नंबर का रहा होगा। लिखे,
ठीक है। अब 300 अंकों का रहा होगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की संख्या। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। देखो तो न्यूनतम अंक कितना, 46 अंक तो लाया ही था, 46% लाया ही था। देखो 46%, 300 में ये रहा 300 में वो 46% अगर लाएगा तो वो पास हो जाता, लेकिन 300 में वो 46% लाया तो पास नहीं होता, 10 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो 10 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता। तो ये रहा मेरा पासिंग मार्क्स, मुझे पासिंग मार्क्स की निकालनी थी। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए 300 में वो 46% लाता है तो 40/100 हो गया, जिसमें से 10 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये रहा मेरा पासिंग मार्क्स और यही मुझे निकालना था। अब इसको देखो काटा पीटी करो, तो ये 2 0 काट लो, ये 2 0 काट लो, तो ये 3 बच गया और ये 46। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिये 18 हो जाएगा, 6 तिये 18 और 4 तिये 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। तो 138 और ये 10 अंक जो लाता, 10 अंक जो 10 अंक से फेल हो गया था, इसको भी जोड़ लो तो पासिंग मार्क्स मेरा निकल जाएगा। तो 138 और प्लस 10 ये कितना हो जाएगा, 148। यानी टोटल जो मेरा मार्क्स था वो 300 था, जिसमें से 148 ये मेरा पासिंग मार्क्स है और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 148। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 148। जो इतना अंक अगर हम लाते तो हम पास हो जाते। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ऐसे क्वेश्चन। कहता है कि बिमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो वो फेल होने से 8 अंक ज़्यादा, जो पासिंग मार्क्स है उससे 8 अंक ज़्यादा ले आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 46% और 52% का अंतर निकाल लोगे। कितना अंतर है ये, 6% का अंतर है, क्योंकि हमें सबसे पहले निकालना होता है अपना टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल कुल अंक, तो इन दोनों का अंतर 6% हो जाता है। और 6% में देखो 10 अंक वो माइनस कर दो, 10 अंक जो फेल हो जाता था उसको भी जोड़ लो, और जो 8 अंक अधिक ले आता उसको भी जोड़ लो। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो प्लस करेंगे तो हो जाता है 18। यानी इन दोनों का अंतर 46% और 52% के बीच में जो 6% की वैल्यू है वो दिया गया है 18। मतलब 6% लाता तो वो 18 नंबर ले आता। तो अगर 6% की वैल्यू 18 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो तो 18/6 हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना है टोटल मार्क्स, तो 100 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 100% मार्क्स मेरा टोटल मार्क्स होता है। तो 18/6 गुना 100 करेंगे, काटापीटी करने पे ये मेरा निकल गया कि ये 300 है जो टोटल मार्क्स है। अगर 300 टोटल मार्क्स है तो हमें निकालना क्या है, तो निकालना है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। तो उत्तीर्ण होने के लिए देखो कितना चाहिए था, 46% तो वो अंक लाया ही लाया और 10 अंक से फेल हो गया। तो 300 में 46% जितना लाया उतना निकाल लो और 10 अंक और जोड़ दो तो ये पास हो जाता है। तो देखो इतना काटापीटी करेंगे तो ये निकल गया 138 प्लस 10 यानी 148 जो है वो टोटल मार्क्स हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। जो 300 में अगर वो लाता तो वो पास हो जाता, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइप 6 वाले ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये भी है क्वेश्चन नंबर 10, टाइप 6 वाले हैं। ठीक है, देखो क्या कहता है, जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, जैक को क्या होता है, 45% अंक प्राप्त होता है और वो 18 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, गौर करिएगा। फिर यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, पास करने के लिए वो मिनिमम मार्क्स से 6 नंबर है वो अधिक मिलता है उसको। इसका मतलब 45% और 65%, इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो हम लिख लेंगे ये रहा 45% और ये रहा 65%। ठीक है, इन दोनों का अंतर मेरे कितना हो जाएगा, कितना मार्क्स, ये रहा 18 मार्क्स और ये रहा 6 मार्क्स, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, तो ये रहा 18 और ये प्लस 6। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, 45 और 65 इन दोनों का अंतर देखो कितना होता है, इन दोनों का अंतर होता है 20%। एक सेकेंड, राइटिंग खराब हो रहा है। इन दोनों का अंतर होता है 20%, 20% लिख लो। और 18 प्लस 6 ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24। तो 24 हो गया। अब जब 20% की वैल्यू 24 दी गई है तो हमें निकालनी है 1% की वैल्यू, क्योंकि टोटल मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो 1% की वैल्यू होती है 24 और डिवाइड करो किसके साथ, 20 के साथ। और हमें निकालनी है पूरी के पूरी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालो, यानी टोटल मार्क्स निकालनी है। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए बस इसको काटापीटी करो, ये
कितना बार में जाएगा, ये 0 चल गया, ये 0 चल गया, चलो 20 पचे 100 हो जाएगा, 5 काट लो, और 24 पचे कितना होता है, 24 पचे होता है 120। ठीक है, 120 यानी टोटल मार्क्स जो मेरा निकला है 120 निकला है। अब देखो आगे सवाल में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। दोस्तों अगर 120 अगर फुल मार्क्स है मेरा, तो टोटल जो बच्चे लाएंगे इससे ज़्यादा तो नहीं ला सकते हैं। 120 अगर फुल मार्क्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 ही ना लाएगा, और कितना ला सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं ला सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 120 वो फुल मार्क्स ला सकता है। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, तो टोटल 120 अंक प्राप्त कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो इसलिए 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है और वह 18 अंकों से फेल हो जाता है, और 65 अंक प्राप्त करता है तो वो 6 नंबर अधिक ले आता है पासिंग मार्क्स से। तो अब देखो 45% और 65%, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 20%। लेकिन 20% इन नंबर में अंतर कितना है, तो 18 अंक इधर है और इधर 6 अंक इधर था, दोनों को जोड़ लो तो ये 24 अंक हो जाते हैं। अब जब 20% की वैल्यू 24 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 24/20 हो जाएगी, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू यानी टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स निकालेंगे तो 24/20 गुने 100 करेंगे तो ये निकल गया 120 टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स से हमें निकालना क्या है कि उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। तो देखो टोटल मार्क्स अगर 120 है तो 120 ही लाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ला सकता, इसलिए 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, टाइप 7 की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 7 की। ठीक है, टाइप 5 टाइप 6 दोनों हो गए। टाइप 7 वाले में देखो कैसे है, वोटिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाता है टाइप 7 वाले में। ठीक है, देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। क्या था है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे और विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48 मत प्राप्त हुए। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखो सिर्फ इतना याद रखना होता है कि जो वैलिड वोट है, जो जिस वोटों का हमें मतलब गिना जाएगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे, बाकी जो वोट नहीं गिना जाएगा उसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो ऐसे वोटर क्वेश्चन में हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है, कि वोटर में जैसे कोई वोट करता है तो जो वैलिड वोट होते हैं, जो वैलिड वोट मतलब जो खारिज नहीं हुआ हो, जो गलती नहीं की हो, जो वैलिड वोट हो, बस उसी को हम लोग काउंट करेंगे, बाकियों को नहीं काउंट करेंगे। बस यही इसमें एक ट्रिक है। ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे होता है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार जो है कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए हैं, कुल मतों का। ठीक है, और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए हैं। देखो तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो वोट रहा होगा वो पूरा का पूरा 100% रहा होगा। ठीक है, 100% रहा होगा, जिसमें से 48% जो है जो जीता गया है, जो जीतने वाला बंदा है उसको 48% वोट प्राप्त हुआ है। ठीक है, और हारने वाले को कितना मिला है, कुल मतों का, हारने वालों का कुल मतों का 34% प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हारा गया है तो 34% मिला है जो हार गया है। ठीक है, 34% अगर हारने वालों को मिला है तो यहाँ पे देखो हारने वाले के वोट यहाँ पे काउंट में दिया गया है 6800 है। ठीक है, यानी 34% की वैल्यू अगर मेरी दी गई है 6800, तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, सबका वोट निकल जाएगा। काउंट करो तो अगर 1%, 34% की वैल्यू अगर 6800 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6800 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 34 के साथ, और हमें निकालनी है पूरी के पूरे 100%, यानी पूरा का पूरा टोटल वोट। तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना करने पे देखो कितना निकल रहा है। ये 34 को काट लो, ये कितना बार में चल जाएगा, 34, ये 2 बार में चल जाएगा 68, और ये 2 0, यानी 200 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये देखो 2 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी 20,000 जो है वो मेरा टोटल वोट रहा होगा। ठीक है, 1% की वैल्यू निकल गई 200 और 100% की वैल्यू निकल गई 20,000। तो यानी 48 को भी क्या करेंगे, इसको भी 200 से गुना कर दो, इसको भी 200 से गुना कर दो, तो ये जीतने वाला का वोट निकल जाएगा कितना, 48 दूनी कितना होता है, 96 होता है। यानी 9600 जो है वो निकल गया मेरा क्या, वो जीतने वाला वोट है। मतलब टोटल वोट जो मेरा रहा है, यहाँ देखो टोटल वोट जो मेरा है 20,000, उसमें से जीतने वाले को मिला है 9600 और हारने वाले को मिला है 6800। ठीक है, तो अभी भी एक कुछ बाकी है, कुछ मत अमान्य थे जो नॉन वैलिड वोट हैं, मतलब जो खारिज हो गए वोट। देखो 20% में, देखो 100% में 48% क्या था, वैलिड वोट था जीतने वाला, और 34% हारने वाला था। तो 48 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 3 7 और 1 8।
ठीक है, यानी 82, यानी 18% जो है वो तो मेरा खारिज हो गया होगा वोट, क्योंकि 48 और 34 को जोड़ने से 100 थोड़ी आता है, यानी 18 तो बच गया होगा। यानी टोटल जो वोट है वो मेरा 20,000 है। ठीक है, हम लोग कहाँ लिखेंगे, चलो इधर बाएं साइड लिख लेते हैं। ठीक है, ये 20,000 ये मेरा टोटल वोट है। 20,000 में क्या करो, जो जीतने वाला बंदा है वो 9,600 से जीत जाता है, तो लिख लो 9,600 से ये जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद 6800 ये हारने वाला बंदा को मिलता है, तो 6800 ये 6800, तो इन दोनों को जोड़ लो और ऊपर 20,000 से घटा दो, तो मेरा निकल जाएगा कि कितना वोट खारिज हुआ है। तो 000 कितना, 8 6 14, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 8 से 14 का 4, हाथ में 1, 9 1 10, 4 10 6 16, 16,400, 16,400 वोट जो है वो मेरा टोटल वैलिड वोट है, और 20,000 टोटल वोट है। तो 16,400 से माइनस कर दो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20,000 से 16,400 कहाँ पे माइनस करेंगे, जगह नहीं बच रही है, यहाँ पे माइनस करो 16,400। ठीक है, 16,400 अगर माइनस करेंगे 20,000 से, तो ये कितना बन जाएगा, 4,000, और इधर 600, 1,700, यानी 3,600, 600 जोड़ेंगे तो कितना, 1,700, यानी 3,600, 3,600 जो वोट है वो मेरा कितना रहा होगा, खारिज हो गया होगा। ठीक है, 3,600 वोट जो मेरा खारिज है। लेकिन विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है और असामान्य मतों की संख्या से क्रमशः क्या होगी, तो हमें निकालना है विजय जो हुआ है वो 9,600 से जीता है और ये लाया है 6,800 वोट। ठीक है, 6,800 वोट लाया, तो कितना इन दोनों के बीच में अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर है, देखो 0 0 काट लो, 10 में 16 में 8 जाएगा 800। ओके, यानी इन दोनों का अंतर है, ये 800 रह गया होगा, और ये 7 8 में 6 जगह 2 2 2,800 वोट। यानी इन दोनों के भीतर में जो जीता हुआ बंदा है 9,600 और जो हारा हुआ बंदा है 6,800, इन दोनों के बीच में अंतर है, 2,800 वोटों से जीता है, और जो वोट खारिज हुई है वो है 3,600 वोट। यानी दोनों आंसर हो जाएगा 2,800 और 3,600। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में, देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2,800 वोट जो है वो जीते हुए बंदे ने हासिल किया है हारे हुए बंदे से, और 3,600 वोट जो है वो खारिज की गई है, मतलब नॉन वैलिड वोट है, तो 3,600 यहाँ पे वोट हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा घिसपिस हो गया, लेकिन जगह कम पड़ रही थी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, और उसमें से विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त होता है, तो टोटल जो होते हैं वो 100% होते हैं, जिसमें से 48% अगर जीतने वाले को मिला है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 34% हारने वाले को मिला है, तो ये रहा 48%, ये 34% हारने वाले को मिला है। तो हारने वाले को मिला है 6,800 मत, देखो उसके विरोधी उम्मीदवार को 6,800 मिला, तो 6,800 उसका विरोधी कौन है, 2 ही तो उम्मीदवार है, एक जीतने वाला एक हारने वाला, तो हारने वाले को मिला 34%। अगर 34% की वैल्यू 6,800 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 200, और हमें निकालनी है पूरी की टोटल वोट, तो 200 को 100 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा 20,000, यानी 20,000 जो है वो टोटल मेरा वोट रहा होगा। ठीक है, अब उसमें से देखो विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीतता है, तो देखो 9,600, अगर एक की वैल्यू 2 से निकल गई तो 48 की वैल्यू निकाल लो 200 से, ये 9,600 हो जाएगी, और 34 की वैल्यू तो निकल गई 6,800, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2,800, यानी जीतने वाला बंदा जो है वो 2,800 के वोट से जीत जाता है। यानी एक आंसर तो मेरा ये हो गया। अब दूसरा आंसर क्या निकालना था, कुछ मत अमान्य थे, तो वो अमान्य वोट कितने थे, तो अमान्य वोट देखो टोटल थे 20,000, और 9,600 और 6,800 ये दोनों वैलिड वोट थे, तो इन दोनों को जोड़ लो और 20,000 से घटा दो, तो इन दोनों को जोड़ने पर आ जाता 16,400, और 16,400 को माइनस करेंगे 20,000 से, तो निकल जाता है 3,600 जो नॉन वैलिड वोट थे, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उम्मीद करता हूं अब सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो टाइप 7 में ऐसे ही वोटर्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, याद रखिएगा वोटिंग में हमें सिर्फ वैलिड वोट ही गिनने होते हैं। जैसे कि 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव होता है, और उस चुनाव में नामांकित मतों में से 75% जो है वो अपना मत डालता है। ठीक है, जिसमें से 2% अवैध अवैध यही तो है, यही अवैध वोट जो नॉन वैलिड वोट है उसको हमें नहीं गिनना होता है। और एक उम्मीदवार जो है वो 9,261 मत उसको मिले हैं, तो जो वैध मतों का 75% था, तो उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या निकालनी है। तो देखो टोटल वोट जो है नामांकित वोटों की संख्या निकालनी है, तो वो हमें नहीं पता है, तो हम निकाल लेंगे कि वो हम मान लेते हैं कि वो x है।
ठीक है, वो रहा होगा x। अब क्या है, हमें सिर्फ वैलिड वोट ही गिनने होते हैं। देखो टोटल वोट जो थे उसमें से 75% ने अपना मत डाला है, ठीक है, एक्स वोट थे टोटल वोट, उसमें से 75% ने अपना मत डाला है, तो यहाँ पे लिख लो 75%, क्योंकि अपना वैलिड वोट ही यहाँ पे लिखना है। 75% हो गया। उसके बाद जिसमें से 2% अवैध वोट निकले हैं, अवैध वोट मतलब हमें वैध वोट सिर्फ निकालना है, तो 2% अगर अवैध हो जाते हैं तो वैलिड वोट कितने हो जाते हैं, 98%, ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा। 2% अगर अवैध वोट हैं तो हमारे वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 100 में 2 माइनस कर देंगे तो याद रखिएगा 98 हो जाएगा। ये 98% जो है वो हमारा वैलिड वोट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिलते हैं जो वैध मतों का 75% था। इसका मतलब फिर से 75% यहाँ पे लिख लो, 75/100, और जो वैध मतों का कितना होता है 9,261, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में 9,261 बराबर करके लिख लो। अब बस इसी को सॉल्व करो और हमारा जो टोटल वोट ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसा सॉल्व होगा। सबसे पहले 25 का पाड़ा से काट लो, ये हो गया 25 3 75 और ये रहा 25 चौके 100। फिर यहाँ भी काट लो, 25 3 75 और ये रहा 25 चौके 100, ठीक है। अब ये कौन सा पाड़ा से जाएगा, ये 2 का पाड़ा से चल जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 नम 18 हो जाएगा, 2 नम 18, फिर ये 2 50 बार में चल जाएगा। अब चल जाएगा 7 का पाड़ा से, 7 7 49 हो जाएगा, फिर ये 7 का पाड़ा से चल जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21, फिर 2 बचा, 7 2 14, फिर 15 16, 7 3 21। उसके बाद 7 का पाड़ा से फिर जाएगा, 7 का पाड़ा से जाएगा, 7 एकम 7, 6 13, 7 8 56, फिर 56 4 2 6, 7 9 63। फिर ये कौन सा पाड़ा से जाएगा, 3 का पाड़ा से, ये 3 चल जाएगा, 3 6 3 18, 3 3 9, फिर ये 3 का पाड़ा से जाएगा, 3 2 6 और 3 एकम 3, फिर 21 बच गया, ठीक है। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर में 21 बचा है, बाकी इधर 4 है, इधर 4 है और इधर 50 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 50 80, यानी हो गया 80, 4 चौके 16 50 80, ये 800 हो जाता है। और 800 को 21 से गुना करो, ठीक है, 800 को 21 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 एकम 8 और 8 2 16 और बाकी 2 0 उतार दो, यानी 16,800 टोटल वोट रहे होंगे। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ये देखो 16,800 कहीं पे है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16,800 टोटल वोट रहे होंगे, ये देखो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो कैलकुलेशन थी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं था, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना था। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव होता है और चुनाव में नामांकित मतों में से 75% जो वो अपना वोट डालता है वो भी वैलिड वोट डालता है 75%। तो हमें सिर्फ इतना ही निकालना होता है। टोटल वोट कितने थे, तो टोटल वोट हमने मान लिए कि एक्स थे। टोटल वोट अगर एक्स थे तो उसमें से 75% वैलिड वोट डालता है, तो टोटल परसेंटेज जो है एक्स उसको गुना कर लेंगे 75% से, तो 75% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। उसके बाद गुना करो, और 2% जो है अवैध वोट थे, तो हमें क्या लिखना होता है, मैंने पहले ही बताया था कि हमें सिर्फ वैलिड वोट ही गिनने होते हैं। तो 2% अगर अवैध है, नॉन वैलिड है, तो फिर वैलिड वोट कितने होंगे, सही वोट कितने होंगे, तो 100% में 2% अगर अवैध हो गए तो वैध वोट कितने हो गए, तो 100 में से 2 घटा दो, 98 हो गए होंगे, यानी 98% हमारे वैलिड वोट होंगे। परसेंटेज हटाओ तो नीचे हो जाएगा 100, यानी 98/100। अब आगे देखो, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं जो वैध मतों का 75% था, तो ये रहा वैध मतों का, एक्स जो है वैध मतों का उसका 75%, तो 75% जहाँ हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। अब टोटल हो जाएगा 9,261, ठीक है। अब इसको काटापीटी करो, तो देखो काटापीटी मैंने कैसे सॉल्व किया था, बस इसी को ऐसी तरह से काटापीटी करके सॉल्व कर लो, और फाइनल आंसर जो मेरा निकला है 16,800, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, टाइप 7 वाले क्वेश्चन हैं ये सब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर अब 13 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, चुनाव वाले सवाल हैं जो टाइप 7 में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ऐसे सवाल में क्या कहता है कि एक चुनाव में वोट देने का हकदार जो है वो 90% लोगों का अपना मत डाला, ठीक है, हकदार यानी ये वैलिड वोट है, ओके। अब डाले गए 80% वोट वैध थे यानी वैलिड वोट थे, अब 80% भी गिनना है, ठीक है। उसके बाद 60% वोट वैध वोट मिले, ठीक है, विजेता को। तो ये यदि विजेता
64,800 वोट मिले तो वोट देने का हकदार लोगों की संख्या क्या थी? बिल्कुल टोटल वोट यहीं से निकालना है। तो देखो पहले पिछले क्वेश्चंस की तरह है, एक्स मान लेंगे हम लोग टोटल वोट, उसमें से 90% लोगों ने अपना वैलिड वोट डाला है तो 90/100 करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद 80% वोट जो है वो वैलिड वोट हैं तो 80/100 करो, 80% बटे 100 करो क्योंकि परसेंटेज हट जाएगा तो 100 बढ़ जाएगा। उसके बाद 60% वैध वोट मिले, यानी 60%, यानी इसको भी 60% हटाओ तो नीचे हो जाएगा 100। बस अब बराबर करो, कितने वोट टोटल हो गए? 64,800। तो लिख लो 64,800। बस अब यहीं से काटा पीटी करो। काटा पीटी करने पे देखो क्या मिलता है, ये जीरो काट लो, ये जीरो काट लो। इसके बाद 20 चौके 80 हो जाएगा और ये 20 25 100 हो जाएगा। फिर ये 20 30 60 हो जाएगा और ये फिर 20 25 100 हो जाएगा। अब आगे भी कुछ कट रहा है तो काट लो। या आगे ऊपर में 9 बचा है, 9 का पाड़ा से मुझे लगता है कि कट जाना चाहिए। सबसे पहले 9 का पाड़ा से काट लो। चलो 9 का पाड़ा से काटते हैं, ये रहा 9 और ये काट लो, 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 63, एक बजा 9 दूने 18, ये 0 7200 में कट गया। फिर ये 4 का पाड़ा से काट लो, ठीक है। 4 4 एकम 4 4 8 32 और ये 0 हो जाए, ठीक है। 1800 चल गया। और 3 काट लो, 3 6 का 18, ये 6 0। ओके अब क्या हो गया, अब आगे देखो इधर 600 बच गया है, ये रहा 600, इधर ये 5 बचा है, इधर 5 बचा और इधर 10 बचा है। अब सभी को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये दाहिने साइड में ऊपर है। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये रहा 25 25, इसको बना करेंगे 25 25 और ये 10, 25 25 25 छक 150, तो 150 यहाँ पे लिख लो। 25 छक 150 और 3 जीरो उतार दो, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो और 2 जीरो यहाँ पे है, तो 1 2 3, यानी टोटल जो हो गया वो हो गया 15, कितना 15,000 नहीं है, 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 जो टोटल वोट थे और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है आप देखोगे, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,50,000। बस सिंपल सा जो क्वेश्चंस में कह रहा था उसी को एक लैंग्वेज में उतार देना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ओके, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे एक चुनाव में हमें सिर्फ वैलिड वोट ही गिनने होते हैं, तो वैलिड वोट में देखो एक चुनाव में वोट देने का हकदार 90% लोगों का था। फिर डाले गए वोट का 80% वोट जो है वैध थे, वैलिड वोट। उसके बाद 60% वैलिड वोट थे। तो यदि विजेता 64,800 से विजेता होता है तो टोटल वोट कितने थे? तो टोटल वोट थे एक्स, मुझे नहीं पता था इसलिए एक्स मान लिया। उसमें से 90% लोगों ने अपना वोट डाला है तो 90/100 ने डाला है। उसके बाद 80% वोट वैध थे तो 80% लिख लो। उसके बाद विजेता को 60% वैध वोट मिले तो इसका मतलब 60% लिख लो और परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 दो और बराबर कर दो 64,800। बस काटापीटी करो तो हमारा निकल जाएगा 1,50,000 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रेलवे में पूछे गए सवाल में से अहम सवाल है ये सब। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते क्या कहता है। कहता है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ओके, एक चुनाव में केवल सिर्फ 2 ही उम्मीदवार थे और हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। 48% मिला है तो सबसे पहले हमें यही समझना होता है कि टोटल वोट तो रहे होंगे 100%, ठीक है। 100% रहा होगा, उसमें से अगर हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48 मिला है तो चलो ये रहा हारने वाला, तो हारने वाला 48 रहा होगा। तो उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले हैं, तो और उसने 3% मतों से अंतर से जीता, यानी 48% और 3% ज़्यादा जीता है। तो 48 में 3 जोड़ दो, ये कितना बन जाएगा 51, ठीक है। 48 में 3 जोड़ दिया, 3% ज़्यादा मिला है यानी 51 मिला है, यानी 3% ज़्यादा मिला तो 51 मिला है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 6,000 वोट से जीता है, यानी 3% की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 6,000, ठीक है। तो हमें निकालनी है 1%, 1% निकाल लो पहले, सबसे पहले टोटल वोट निकालेंगे, बाद का देखा जाएगा, ठीक है। तो 6,000 को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 3 के साथ, और हमें निकालना है पूरा टोटल वोट, तो 100 से गुना कर लो। अब इसको देखो, 3 दूने 6 होता है, फिर 1 2,000, ओके। अब 2,000 को 100 से गुना करो तो ये कितना बन जाएगा, 2 लाख। 2 लाख नहीं, हम लोग पूरा वोट नहीं निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतर से जीता, तो अमान्य मतों की संख्या कितनी है, अमान्य मतलब नॉन वैलिड वोट निकालनी है, ठीक है। तो नॉन वैलिड वोट देखो कितनी हो जाएगी, नॉन वैलिड वोट यहाँ से देखो, सबसे पहले हम लोग इसको बैक करते हैं, बैक 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 बैक, ओके, ये रहा बैक हो गया। चलो बैक 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 बैक,
हाँ यहाँ पे देखो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाती है 6000 और बटे करेंगे 3 के साथ, ठीक है। यानी 1% की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 2000। चलो अगर 1% की वैल्यू निकल गई 2000 तो यहाँ पे देखो कि टोटल जो वोट हैं, देखो टोटल 100% वोट थे जिसमें से 48% जीतने वालों को मिला है, ठीक है। और 51% मिला है किसको, 51% मिला है हारने वालों को मिला 48% और 51% को मिला जितना परसेंट। तो देखो दोनों में अगर प्लस करेंगे तो हमें कितना निकालना, अमान्य मतों का। अमान्य मतलब नॉन वैलिड वोट है, ये तो वैलिड वोट है। तो देखो 100% में 48% इसको मिल गया हारने वाले को और 51% मिल गया है जीतने वाले को। तो इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 1 9 हो जाता है और 5 4 9, यानी 99% जो है वो वैलिड वोट है। और टोटल वोट तो है 100% का, यानी टोटल वोट जो है वो 100% जिसमें से 99% वैलिड वोट थे। तो यानी अमान्य वोट कितने थे, 1%, ठीक है। 1% अमान्य वोट थे और अमान्य वोट की संख्या निकालनी है। यानी देखो 3% की वैल्यू 6000 है तो 1% की वैल्यू 2000 है। तो हमारे 1% की वैल्यू जो है वो नॉन वैलिड वोट थी, तो 1% की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी, 2000, ठीक है। यानी 2000 जो है वो वैलिड वोट नहीं थे, खारिज हो गए वोट। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी इसमें घुमाया है, बाकी समझने में थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला था। तो देखो 100% टोटल थे, 48% इसको हारने वाले को मिला। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 3% ज़्यादा। यहाँ पे क्वेश्चन में तो कह रहा है 3% ज़्यादा ही मिला है। तो 48 में 3 जोड़ दो, 51% ज़्यादा मिला है, ठीक है। 51% अगर वो जीतने वाले को मिला है और 48% हारने वालों को मिला है, तो यानी कि टोटल वोट खारिज कितने हो गए। तो देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 99% जो है वो टोटल अच्छा वोट था। और टोटल वोट जो 100%, टोटल वोट 100% था। तो देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1% वो खारिज वोट हो गया होगा। तो हमें निकालनी है एक ही 1% की वैल्यू। अगर 3% की वैल्यू 6000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। और 2000 ही तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, यहाँ तक किसी से समझने में कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको भी बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से समझ में आ गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 समझने की कोशिश करते हैं, जो टाइप 8 वाले हैं अब, ठीक है। टाइप 7 वाले वोटर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो टाइप 8 वाले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 जो टाइप 8 वाले हैं। देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो क्लासरूम में पूछे जाते हैं। कहता है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है और 45% को विज्ञान पसंद है, ठीक है। 60% को गणित पसंद है और 45% को विज्ञान पसंद है और 25% को क्या कर रहा है, गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे नोट करना ये होता है कि दोनों की कौन सा पसंद है उसको पहले देख लो। तो 25% दोनों को पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बाज इसको लिखो, ठीक है। सर्कल बाज, एक सर्कल यहाँ पे, ओहो मिस्टेक हो गया है, सर्कल अच्छे से बनाते हैं। एक सर्कल यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है। एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा। ओके, यहाँ पे एक सर्कल है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल है। ओके चलो यहाँ तक बन गया है। अब आगे देखो, आगे कहता है कि 60% बच्चों को गणित पसंद है और 45% को विज्ञान पसंद है, लेकिन दोनों को पसंद है 25%, ठीक है। गणित और विज्ञान, तो गणित और विज्ञान यहाँ पे लिख लो 25, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा 25%, 25%। अब देखो गणित वाला कौन सा बंदा है, गणित वाला है ये वाला, ये है मैथ वाला बंदा और ये है विज्ञान वाला बंदा, यानी ये है साइंस वाला बंदा। अब देखो अगर 60% जो है वो गणित पसंद करता है तो मैथ में 25% तो आधा दोनों पसंद करता है। तो सिर्फ केवल गणित कौन पसंद करता है, केवल गणित कौन पसंद करता है, तो 60 में से 25 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा कितना, 25 25 50, 25 और 10 35, 35 जो है वो सिर्फ और सिर्फ गणित पसंद करता है, ठीक है। 25 जो सिर्फ गणित पसंद करता है और सिर्फ साइंस कौन पसंद करता है, 25% अगर साइंस और मैथ दोनों पसंद करता है तो 45% जो है वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पसंद करता है। तो उसमें से 25% अगर वो मैथ भी पसंद करता है तो सिर्फ और सिर्फ साइंस कौन पसंद करता है, तो 45% में 25% को माइनस कर दो तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा मेरा 20%, ठीक है। यानी 20% जो है वो सिर्फ साइंस पसंद करता है। ओके चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखो, आगे कहता है कि ऐसे कितने प्रतिशत
प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो सभी को तो एक विषय पसंद है, जैसे 35 को एक इसको मैथ पसंद है, 25% इसको दोनों पसंद है और साइंस को 20% तीनों पसंद है। तो तीनों को जोड़ लो, कितने परसेंट बच्चे हो गए? तो 5 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, 80% बच्चे जो है वो सभी को एक ना एक सब्जेक्ट पसंद है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। देखो टाइप 8 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये रहा देखो, ALP में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, LP में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है और 45% बच्चों को विज्ञान पसंद है, लेकिन हमें देखना है कि दोनों किसको पसंद है। तो 25% को विज्ञान और दोनों पसंद है। तो देखो मैंने एक सर्कल बना लिया है, एक मैथ, यहाँ पे मैथ वाले बच्चे हैं और यहाँ पे साइंस वाले, तो दोनों को 25% जो पसंद है। ठीक है, अब 60% में अगर 25% पहले से ही पसंद है यहाँ पे मैथ और साइंस, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 60 से 25 को माइनस कर दिए। उसके बाद इधर साइंस और मैथ में दोनों में 25% पहले से इधर है, तो 45, साइंस में टोटल 45% बच्चे जो पसंद करते हैं। तो साइंस में अगर 25% पहले ही हैं तो 45 से माइनस कर दो 25, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइंस पसंद करने वाले बच्चे 20% है। अब जो है सभी को एक ना कोई सब्जेक्ट पसंद है, तो कौन सा है? तो तीनों को प्लस कर लो। सभी को तो एक ना एक सब्जेक्ट तो पसंद ही है, तो तीनों को प्लस करने पर आ जाता है 80%, और 80% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है कि किसी परीक्षा में 55% जो अभ्यर्थी है उसको अंग्रेजी में पास हुए हैं, उसके बाद 35% अभ्यर्थी वो गणित में पास हुए हैं और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन से एक बार इसको हम लोग सर्कल से बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे है, उसके बाद एक सर्कल यहाँ पे है। ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, बैक करते हैं इसको और यहाँ से बनाते हैं। चलो ये सही रहा। अब आगे देखो, आगे कहाँ गया पेंसिल? ये रहा। कहता है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, दोनों विषय में कौन पास होता है। तो देखो 20% जो अभ्यर्थी है वो दोनों विषय में पास हो जाता है। ठीक है, ये रहा इंग्लिश वाला, ये रहा इंग्लिश वाला और ये रहा क्या? ये रहा मैथ वाला। अब दोनों विषय में पास होता है तो 20% जो है वो दोनों विषय में पास हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो 20%, ये दोनों विषय में पास हो जाता है। और 55% जो है वो इंग्लिश में पास होता है। देखो 55% का टोटल इंग्लिश में पास होता है और मैथ में भी ये पास होता है। तो 55 में 20 को माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 55 में 20 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 35%। ये रहा 35%। और मैथ में दोनों में पास होता है, मैथ और इंग्लिश 20% अगर दोनों पास हो गए हैं तो 35% जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास होते हैं। तो मैथ में अगर 35% टोटल पास होता है तो 20% तो इंग्लिश में भी पास होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ में कौन पास हुआ होगा? तो 35 में 20 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 15%, यानी सिर्फ 15% ही मैथ में पास हुआ होगा। अब आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले अभ्यर्थी की कुल संख्या 1200 है, ये फेल होने वाले बच्चों की संख्या है। तो देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि टोटल जो बच्चे रहते हैं वो 100% रहते हैं, ये और ये सभी पास वाले बच्चे हैं। तो हमें निकालनी है फेल वाले बच्चों की संख्या। तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है कि ये टोटल 100% बच्चे पास परीक्षा दिए होंगे और पास होने वाले बच्चे ये हैं 35%, 20% और 15%। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 5 5 10 के 0, ये रहा पास वाले बच्चे 0, हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 1 7। 70% जो बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं। 70% अगर बच्चे पास हो जाते हैं तो यहाँ पे देखो फेल कितने होंगे? 30% बच्चे फेल होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो फेल होने की संख्या कितनी दी होगी? अनउत्तीर्ण अभ्यर्थी की कुल संख्या 1200 है, यानी फेल होने के बच्चों की जो फेल हुए बच्चों की संख्या कितनी है? 1200। ठीक है, तो ये रहा 30% की वैल्यू हो गई 1200। तो हमें निकालनी है 1% की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो 1200 को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ? 30 के साथ। काट लो, कितना बार में चल जाएगा? ये देखो 1 0 कटा, 1 0 कटा, ये चल जाएगा 40 बार में। ठीक है, अगर ये चल गया 40 बार में तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या 100%, यानी 100% बच्चों ने परीक्षा दिया था। तो 40 को गुना कर लेंगे किसके साथ? 100 के साथ। 40 को अगर 100 के साथ गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 400, यानी 400 बच्चे जो हैं वो परीक्षा दिए थे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? एक सेकेंड, 400 कैसे? 40 को 4
40 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, यानी 4000 बच्चे परीक्षा दिए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी परीक्षा में 55% जो अभ्यर्थी है, 55% बच्चे वो अंग्रेजी में पास होते हैं, और 35% बच्चे वो गणित में पास होते हैं, और 20% बच्चे वो दोनों विषय में पास होते हैं। तो यदि दोनों विषयों में जो फेल होने के अभ्यर्थी की संख्या 1200 है, ठीक है, तो परीक्षा देने वाले कुल अभ्यर्थी की संख्या में निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश में कितने पास हुए थे, तो देखो इंग्लिश में 55 पास हुए थे, और ये मैथ दोनों में पास हुए थे। तो सबसे पहले दोनों वाले संख्या निकाल लो कि कौन से पास हुए थे। तो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए थे 20%। अगर 20% वो दोनों में पास हुए थे, तो इंग्लिश में सिर्फ कितने पास हुए, तो 55 में 20 को माइनस करो, 35% पास हुए थे। उसके बाद मैथ में सिर्फ और सिर्फ मैथ में कौन पास हुए, तो टोटल 35% पास हुए थे, लेकिन सिर्फ मैथ में पास हुए थे 35 में 20 माइनस कर दो, ये 15% ही पास हुए थे। अब देखो तीनों को जोड़ लेंगे, ये सब भी पास वाले बच्चे हैं। तो 35 + 20 + 15 इक्वल टू हो जाता है 70%, यानी टोटल जो एग्जाम बच्चे रहे होंगे 100% में 70% तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, 30% फेल होंगे। लेकिन सवाल में तो बोल रहा है कि 1200 बच्चे फेल हुए हैं, इसका मतलब 30% की वैल्यू दी गई है 1200 रुपये। तो हम 1200 बच्चे, तो हम सिर्फ 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ। लेकिन हमें निकालने पूरी के पूरी टोटल बच्चे, यानी 100% की वैल्यू, यानी 4000 काटा पीटी पड़ेंगे तो 40 1% की वैल्यू निकल गई, और 40% को हम लोग गुना करेंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 4000 बच्चे जो टोटल बच्चे थे, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 वाले आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टाइप 8 वाले में आज का आखिरी सवाल ये रहा। देखो क्या कहता है कि एक होटल में 60% जो है वो शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, और जबकि 30% मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, और 15% ने दोनों प्रकार के दोपहर का भोजन किया। तो हमें क्या करना है, दोनों प्रकार के भोजन को लिखना है सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले उसी तरह से हम लोग एक सिंबल ले लेंगे, सर्कल के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा, देखो एक सर्कल यहाँ पे है और एक सर्कल यहाँ पे है। चलो यहाँ के बाद एक सेकेंड, अच्छा से नहीं बना है, ये भी अच्छा से नहीं बना, यहाँ से बन जाएगा। चलो ये ठीक रहा। उसके बाद देखो पेंसिल लेते हैं। कहता है कि 15% जो है दोनों प्रकार का भोजन करता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहता है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं शाकाहारी और मांसाहारी। 15% जो है वो शाकाहारी भी रहता है और मांसाहारी भी रहता है। तो टोटल जो शाकाहारी में 60% रहता है, इसमें से मांसाहारी भी है, तो 60% में 15 को माइनस कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 45%। उसके बाद 30% जो रहता है वो 15% में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहता है। तो 15% शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, तो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी कितना है, तो 15% है। ठीक है, यानी ये मांसाहारी है और ये शाकाहारी है। अब आगे देखो, दोनों प्रकार का भोजन करता है यदि इसमें से 96 लोग उपस्थित थे, यानी टोटल बच्चे जो हैं, इसमें टोटल लोग हैं, इसमें 96 लोग हैं। तो टोटल बच्चे देखो कितने हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 + 15, और सबसे पहले देखो टोटल बच्चे कितने, 100 मान लेते हैं, टोटल 100 हैं। इसमें से इसको प्लस करो, 45 + 15 + 15, ये कितना हो जाएगा, 15 15 30, 30 और 7 70, ये 75 हो जाता है। ठीक है, यानी 75 जो है वो टोटल जो है उन्होंने खाना खाए हैं। ठीक है, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, 75% जो खाना खाए हैं। लेकिन कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया है, कितने लोगों ने, यानी 25%। अगर 100% में 75% ने भोजन किया है, तो ये 25% ने भोजन नहीं किया होगा। ठीक है, तो हमें इतने लोगों में निकालना है। तो देखो 96 लोग उपस्थित थे, यानी टोटल जो 96 लोग थे, यानी 100% की वैल्यू दी गई है 96, तो हमें सिर्फ निकालनी 1% की वैल्यू। ठीक है, तो अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम 96 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, और उसके बाद गुना करेंगे 25%, क्योंकि 25% कितने लोगों ने नहीं किया, तो 25% ने, तो 25% के साथ गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको काटा पीटी करो, तो 25 को काट लेंगे, ये 100 कितना बार में जाएगा, 4 बार में, और 4 को काट लो, ये कितना 96 कितना बार में जाएगा, 24 चौके 96 होता है। यानी 24 लोगों ने क्या है, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया होगा। ठीक है, 24 लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 लोगों ने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया है। ओके,
चलो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। टाइप 8 वाले क्वेश्चन यहाँ तक कवर हो गए हैं। अगले सेशन में हम लोग करेंगे टाइप 9 वाले और परसेंटेज चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, टाइप 9 लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर जाएंगे। तो चलो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू और जय हिंद।